हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिया था सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है, व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेमवर्क हमें क्या देते हैं? तो फ्रेमवर्क हमें कोई लीगल एडवाइस नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग एथिकल फ्रेमवर्क सोच के उसे लीगल एडवाइस या एथिकल जुरिस्डिक्शन या जस्टिफिकेशन मान लेते हैं, ठीक है। या रैंडम सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। फ्रेमवर्क का मतलब ही है कि एक पहले से ऐसा सांचा, एक ऐसा डिज़ाइन जिसके हिसाब से चीज़ें काम करें, जिसके हिसाब से हमें करना चाहिए। तो वो अगर एथिकल फ्रेमवर्क है तो उसके रिजल्ट्स भी हमें एथिकल मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे एथिकल या अनएथिकल की बात नहीं हुई, यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि फ्रेमवर्क से हमें क्या मिलता है। तो फ्रेमवर्क हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए। दूसरा पार्ट देखते हैं, द टेस्टिंग डेटा सेट। ध्यान देना, टेस्टिंग डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। यानी टेस्टिंग डेटा सेट हम मॉडल को देते हैं फॉर लर्निंग। नो, इट इज रॉन्ग। दूसरा, ट्रेनिंग डेटा सेट इज यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी। ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा हो, तो आप इसे बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी दे रखा है इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको पहले से टॉपिक के बारे में नहीं मालूम है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। लेकिन हमें फॉर्मूले तक पहुंचना नहीं, हम बड़ी इजीली यहाँ पे क्या फिल आउट करना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए वो हम समझ सकते हैं। देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे जो आएगा या आना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा 1 इंटू 0.6, कुल मिला के 0.6 ही आएगा, प्लस 0 इंटू 0.4 यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0.3 यानी ये 0.3 हो जाएगा, एंड देन 1 इंटू बी तो ये 0.3 हो जाएगा। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 1.7। ठीक है, मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। हाँ, इट वुड बी 1.7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Why is it not recommended to evaluate? Not recommended, इस तरह के गलतियां बहुत होती हैं। बच्चे पढ़ते नहीं है, नॉट लिखा है कि क्या लिखा है। बहुत कायदे से पढ़ना है, हालांकि इन्होंने इसे डार्क भी कर रखा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। तो वाई is it not recommended to evaluate machine learning models using the same data on which it is trained? मतलब इसका ये है कि डेटा हमें मालूम है, एक होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा और एक होता है हमारा टेस्टिंग डेटा। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा हम मॉडल को देते हैं टू ट्रेन इट, और टेस्टिंग डेटा से हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अगर किसी मॉडल को ट्रेनिंग डेटा ही दिया गया है और उसी ट्रेनिंग डेटा से हम उसका टेस्टिंग कर रहे हैं तो हर बार वो करेक्ट रिजल्ट देगा, और ये टेस्टिंग सही नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर विजन चैप्टर से है। यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक है, ये पिक्सल हैं 1280 इंटू 1024, 1920 इंटू 1080, ये रेजोल्यूशन दिए हैं। हमेशा याद रखना, इसमें जो पहली चीज होती है वो क्या होती है, विड्थ होती है, और दूसरी चीज क्या होती है, हाइट होती है। रेजोल्यूशन में हमेशा पहली चीज क्या होती है, विड्थ, और दूसरी चीज क्या होती है, हाइट। ये विड्थ है और ये क्या है, हाइट है। हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में
ये पूछा नहीं गया है। वहाँ तो केवल ये पूछा गया है कि अगर ये फिगर्स दिए हुए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स को किसी इमेज में या किसी डिस्प्ले के, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सिंपली हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया। दूसरी एक और चीज़ मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ। रेजोल्यूशन ज़्यादातर जब तक आपको एक्सप्लिसिटली बताया ना जाए तो रेजोल्यूशन क्या होता है? 16:9 होता है। 16 रेशियो 9 होता है। 16 जो कि विड्थ को रिप्रेजेंट करता है और 9 जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और कभी भी रेजोल्यूशन ऐसा दिया हो, जैसे दिया है 720p, यूट्यूब में वगैरह में आप लोग देखते होंगे, तो ये जो 720p दिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। जैसे अगर हम इसी रेजोल्यूशन को देख लें, पहले वाले रेजोल्यूशन को अगर हम ले लें 1280 इंटू 1024, तो अगर कहीं पर रेजोल्यूशन दिया है 1024p, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी हाइट दी हुई है। और हाइट और विड्थ का रेजोल्यूशन नॉर्मली 16:9 होता है, ठीक है। तो अगर आपका हाइट 1024 है तो विथ उसी हिसाब से रेशियो के हिसाब से आप निकाल लेंगे और जो आपको 1280 ही मिलेगा। खैर, ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैंने इसमें बता दी हैं, ठीक है। फिलहाल आंसर इज रेजोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ध्यान से इस पिक्चर को आप लोग देखिए, पॉज करिए और फिर सोचिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। तो यहाँ पे एक वीडियो है, कोई वीडियो चल रहा है, ठीक है। और उस वीडियो में कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उस वीडियो में नीचे कोई टेक्स्ट है जो आ रहा है, ठीक, उसे हाईलाइट किया गया है। तो ये टेक्स्ट क्या होगा? ये तो वैसे तो एक ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का फीचर है। आप लोग यूट्यूब में भी देखते होंगे, कैप्शंस वगैरह आते रहते हैं जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑटो जनरेटेड कैप्शन है। इसे हम कहते हैं ऑटो जनरेटेड कैप्शन। यूट्यूब वगैरह में आप लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू आर डिसाइडिंग टू डोनेट टू अ चैरिटी, ओके। वन रिसिपिएंट इज इन लोकल स्कूल, ठीक है, आपके पास ही है। और दूसरा जिसे आप डोनेट कर सकते हैं वो किसी दूर कंट्री में है। विच फैक्टर माइट अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस फैक्टर को कंसिडर करेंगे? तो मैं तो, अगर मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक एक कोई लोकल में ही जिसे मैं डोनेट कर सकता हूँ और एक कोई अमेरिका में बैठा है, तो भाई मैं तो लोकल वाले को डोनेट करूँगा। लोकेशन मैटर करती है ऐसे केसेस में लोकेशन मैटर करती है, यही मेरे पहले दिमाग में आया तो मैंने इसे ही एक फैक्टर माना है, ठीक है। चलिए, बाकी लोगो डज नॉट मैटर, वेदर डज नॉट मैटर, उसका जिक्र भी नहीं किया गया, इन सब चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अ हाउस वॉज प्रिडिक्टेड टू कॉस्ट 7,53,000, ठीक है। एक मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि इस हाउस की जो कीमत है वो कितनी है, 4 लाख, सॉरी मैंने 7 बोल दिया था, 4,53,000, बट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 4,88,000, ओके। यानी सेलिंग प्राइस जो रखा गया है वो 4,88,000 है, बट मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो 4,53,000 बता रहा है, ठीक है। तो एरर है, नो डाउट एरर है, लेकिन कितना एरर है, कितना एरर है? तो सबसे पहले तो आपको एरर्स रुपीस में निकालना है। तो रुपीस में एरर कितना होगा? 4,88,000 माइनस 4,53,000, ठीक है। कितना आया एरर? देखते हैं हम लोग। 35,000 का एरर आया, ठीक है। 35,000 का एरर आया और आप प्राइस कितना प्रेडिक्ट किया गया है? 4,88,000। तो हमारा एरर रेट कितना होगा? 35,000 अपॉन 4,88,000। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, यहाँ पे ये बताया भी गया है कि 3 डेसिमल
प्लेसेस तक आपको बताना है, तो इसका आंसर आएगा ये 0.071। ओके, अगला एक पिक्चर दिया है, बहुत कायदे से देखना। द टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक फेसेस, बाइसिकल, बिल्डिंग्स, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। कंप्यूटर विजन में आपने ये पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, डैश इज द आउटकम ऑफ मॉडल wrongly predicting the negative class as पॉजिटिव क्लास। तो पहली चीज तो ये फॉल्स हुआ, ठीक है। और लेकिन फॉल्स किस तरह का? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसका प्रेडिक्शन क्या है? पॉजिटिव है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हुआ। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू नहीं होते हैं, फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स होते हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ बोट इज इजी टू क्रिएट, वर्क्स बेस्ड ऑन प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस? कुछ भी सोचना नहीं है, आंसर इज स्क्रिप्ट बोट। ठीक है, ऐसे बोर्ड जिनमें पहले से इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं और वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे काम करता है। हालांकि कुछ इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं, जैसे ये फ्री होता है, इजी टू इंटीग्रेट विद द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, और कई चीज़ें होती हैं। लेकिन केवल यही दो चीज़ें देखकर मैं इनका आंसर बता सकता हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट बॉट है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड है फ्लाइज। ठीक है, तो इसका स्टेम्ड और लिमिटाइज्ड फॉर्म आपको बताना है। तो हमें मालूम होना चाहिए स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन में पहले स्टेमिंग होती है। तो अगर मैं इसका स्टेमिंग करूं तो क्या आएगा? FLI। ठीक है, ES हटा दिया जाएगा। तो FLI कहाँ कहाँ मिल रहा है? केवल यहीं पे मिल रहा है। खैर, जब लिमिटाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये FLY हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये डी वाला हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि ये जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं टोटल, जिनमें से केवल और केवल आपको 3 करने हैं। ये पार्ट ए के हैं, ठीक है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इन्हें आप लोग खुद ही करिएगा। इनमें से 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। और अगले दिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताने वाला हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देने वाला भी हूँ। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।